बहू नहीं बेटी है हमारी। पिताजी, आप तो जानते हो मेरा रहना सहना और मेरी पार्टियां, मेरे कपड़े का स्टाइल, ये सब कैसा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शादी के बाद ही ये सब बदल दूंगी, तो आपकी सोच बेकार है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अरे बेटी, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए तो ऐसे घर में तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ जहाँ पर तुझे कपड़ों पर कोई रोक टोक ना हो और ना ही कोई तुझे बंदिशों में रखे। जैसा तू पहनना चाहेगी वैसा तू पहने, जैसे तुझे रहने का मन हो वैसे तू रहना, लेकिन अब तेरी शादी के लायक उम्र हो गई है और तुझे शादी तो करनी ही होगी। हे भगवान, आपको तो समझाना ही बेकार है। आप ये क्यों नहीं समझ आती है पिताजी? अक्षरा बेटी, बहुत समय हो गया है, अब तुम पूरी 28 साल की हो गई हो। अगर इस उम्र में शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। एक बार लड़के को देख तो लो। आप लोग तो मेरे समझाने पर भी नहीं समझोगे, इसीलिए मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं। आपको जो ठीक लगे आप करो, बाद में मत बोलना जब मेरा डिवोर्स हो जाएगा। ऐसा कहकर अक्षरा अपनी सहेली नित्या से मिलने के लिए चली जाती है। देखो अक्षरा, एक न एक दिन तो तेरी शादी होनी ही है, तो फिर तू परेशान क्यों हो रही है? मेरा मानना है कि हर किसी को अपनी बेटी प्यारी होती है और वो उसे पूरी फ्रीडम देता है। किसी के भी माता पिता अपनी बेटियों को तो अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब बहू की बात होती है तो उनके ऊपर बहुत सी पाबंदी हो जाती है। अरे पगली, तेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, माना कि हर माँ बाप को अपनी बेटी प्यारी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब उनके घर पर बहू आएगी तो वो उसका गला घोट देंगे। तुझे इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबकी बातें सुनने के बाद अक्षरा शादी करने का फैसला ले लेती है। इसी बीच अक्षरा के माता पिता एक आदित्य नाम के लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस भारी से लहंगे में बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। तुम चाहो तो तुम अपने कंफर्टेबल टाइप के कपड़े पहन सकती हो। मुझे पता है कि तुम दिखावा कर रही हो, इसीलिए तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अक्षरा को ऐसा लगता है कि उसके ससुराल वाले उसके सामने अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह दिखाई की रस्म पर वो बहुत भारी भरकम लहंगा पहनकर सबके सामने आती है, लेकिन उससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तभी उसकी सास कल्याणी उसका हाथ पकड़ती है और उसे उसके कमरे में ले आती है। वैसे मैंने मुंह दिखाई की रस्म के लिए तुम्हारे तोहफों को तुम्हारे कमरे में ही रख दिया था। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन माँ जी, इतनी छोटी ड्रेस पहनकर अगर मैं सभी मेहमानों के सामने आऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या आपको अपनी इज्जत के बारे में जरा भी ख्याल नहीं? ओहो बहू, मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हूँ। तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है, जिसके बाद अक्षरा बहुत खुश होती है और उस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर मेहमानों के सामने आ जाती है। सभी मेहमान उसे ही देख रहे होते हैं, लेकिन अक्षरा के परिवार वालों को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते अक्षरा अपनी मुंह दिखाई की रस्म को बहुत अच्छे से कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अक्षरा को अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना होता है। वो एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। बताइए सासू माँ, मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में? तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? सहेली नित्या की बर्थडे पार्टी में, बस उसी की पार्टी में जा रही हूँ। अक्षरा इतना कहती ही है कि मोहल्ले की कुछ औरतें आ जाती हैं, जिसके बाद वो अक्षरा को इतने छोटे कपड़े पहने देख कल्याणी से कहती हैं, देखो कल्याणी बहन, तुम्हारी बहू बहू की तरह नहीं रहती। अरे ये सब शादी से पहले अच्छा लगता है, तब बहू बहू नहीं बल्कि बेटी होती है। तुम्हारी बहू के पहनावे की वजह से हमारे घर की बहू बिगड़ सकती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहू को समझाओ। मैं क्यों अपनी बहू को समझाऊं? पहली बात तो ये कि ये मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए कोई रोक टोक नहीं करूंगी। कल्याणी का करारा जवाब सुनकर संतोष और निर्मला कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। ये देख अक्षरा को बहुत खुशी मिलती है और वो चुपचाप पार्टी में चली जाती है। पार्टी में जाने के बाद वो बहुत एंजॉय करती है और थोड़ी शराब भी पी लेती है, जिसके चलते उसे नशा हो जाता है। वो नशे की हालत में क्लब से बाहर निकल आती है। आधी रात हो रही होती है और रास्ते पर बहुत सन्नाटा होता है। आज तो कुछ ज्यादा ही पी ली, रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दिख रहा। अक्षरा चलते चलते अंधेरी सड़क पर पहुंच जाती है,
तभी वहाँ पर कुछ गुंडे बाइक पर आ जाते हैं और उसे देख अपनी बाइक रोककर अक्षरा को छेड़ने लगते हैं। चले जाओ यहाँ से कमीनों, अगर तुमने मुझे जरा भी टच किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सास और मेरे ससुर मुझे अपनी बेटी मानते हैं, उन्हें पता चला तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। अरे देखो तो सही, ये वही जलील बहू है जो अपने सास ससुर की इज्जत को सरेआम उछालती है। और ये ऐसे घर में ब्याह के गई है जिन्होंने अपनी बेटी को कभी सूट के अलावा कुछ भी नहीं पहनने दिया। जीन्स और ये शॉर्ट ड्रेस तो बहुत दूर की बात है। अरे पूरा मोहल्ला अब इसके सास ससुर पर तू करता है, इससे अच्छा तो इसे कहीं डूब कर मर जाना चाहिए। अरे बहू होकर बेचारों का फायदा उठा रही है, इसका फायदा उठा भी लेंगे तो क्या जा रहा है, कोई इज्जत तो है नहीं इसकी पूरे मोहल्ले में, बहू के नाम पर कलंक है। ऐसा कहकर वो दोनों उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर आदित्य अपनी माँ के साथ गाड़ी से आ जाता है और उनके सामने गाड़ी रोककर उन गुंडों को बहुत मारता पीटता है। मेरी पत्नी के ऊपर जरा भी आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों गुंडे खूब पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद कल्याणी अपनी बहू से कहती है, अरे बहू तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? उन दोनों गुंडों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, उन दोनों गुंडों ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। उससे पहले तो आदित्य ने उनकी धुनाई करके उन्हें यहाँ से भगा दिया। लेकिन माँ जी, मेरे मन में एक सवाल है। हाँ बहू पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे मन में? आपने कभी भी मुझे कोई भी कपड़ा पहनने से रोका नहीं और ना ही टोका, जैसे बाकी की सास अपनी बहू के ऊपर रोक तो करती हैं। मैं अपनी मर्जी से जी रही थी अभी तक, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। बहू मैं जितना तुझ पर रोक टोक करूंगी तो इतना परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैंने सब चीजें तुझ पर ही छोड़ दी थी, क्योंकि एक समय पर आने के बाद इंसान को सही और गलत में खुद अंतर समझ आ जाता है। और फिर बहू बेशक तुम्हारे घर की है, लेकिन मैंने और पूरे परिवार ने तुझे हमेशा घर की बेटी ही समझा है। ये सुनकर अक्षरा को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसके दिमाग में बहू और बेटी का फर्क हमेशा के लिए निकल जाता है। उस दिन के बाद से वो एक आज्ञाकारी बहू की तरह साड़ी पहनना शुरू कर देती है और अपनी सास ससुर और अपने परिवार का भी ध्यान अच्छे से रखती है। वो एक संस्कारी बहू की तरह पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेती है और वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। निखत अपनी बचपन की सहेली राबिया के साथ रास्ते से अपने घर की ओर जा रही थी। राबिया, क्या बात है, इतनी उदास हो? निखत, तुम तो हमारे घर के हालात जानती हो ना। मेरा रिश्ता तय हो चुका है और 1 महीने बाद शादी भी है। अब शादी के लिए अबू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए सब घर में परेशान है कि कैसे होगा सब। राबिया परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं अपने अब्बू से कहती हूँ ना, वो तुम्हारे अब्बू को उधार पैसे दे देंगे। नहीं निखत, मेरे अब्बू मना करते हैं कि किसी से कर्ज लेने के लिए, और तुम तो मेरी सहेली के साथ हमारी पड़ोसी भी हो। अब्बू कभी नहीं मानेंगे इस बात को। राबिया, परेशानी में पड़ोसी और अपने ही तो काम आते हैं ना, और मैं तो तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालते। निखत राबिया को लेकर राबिया के घर आती है। निखत और राबिया दोनों बचपन की सहेलियां हैं। दोनों सहेलियों के साथ साथ एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। राबिया बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है और निखत बहुत ही अमीर परिवार की बेटी है। दोनों मिलकर राबिया के घर आते हैं। तभी निखत राबिया के अब्बू असलम को पैसे देने की बात कहती है। नहीं नहीं निखत बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते बेटी। अच्छा, एक जगह बेटी भी कहते हो और दूसरी ओर बेटी की बात भी नहीं मानते हो। क्या राबिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? क्या मुझे उसकी शादी पर कुछ करने का भी हक नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटा निखत। राबिया तुम्हारी सहेली से बढ़कर तुम्हारी बहन है, तुम्हारा पूरा हक है राबिया के ऊपर। तो बस फिर, अब मैं अपनी बहन राबिया की शादी का सारा खर्चा उठाऊंगी। अब आपको राबिया की शादी के खर्च के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी शादी का सारा खर्च मेरे अब्बू उठाएंगे। ये बात सुनकर राबिया और उसके अम्मी अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राबिया बेटी, तुम बहुत तकदीर वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी
बहन से बढ़कर सहेली मिली। उसके बाद सब मिलकर राबिया की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और राबिया की शादी एक अमजद नाम के गरीब लड़के से हो जाती है। राबिया अब अपने ससुराल में थी। राबिया के ससुराल में उसका शौहर अमजद, जो उसी गांव के एक छोटे से कारखाने में काम करता है, और सास ससुर आदिल और शमीम थे। अमजद के परिवार वाले बहुत ही गरीब हैं। एक दिन सवेरे, शमीम, 15 दिन बाद बकरा ईद है। मैं सोच रहा था कि इस बार हम ईद पर बकरे की कुर्बानी करें। हर साल गरीबी के चलते तो हम कभी कुर्बानी कर ही नहीं पाते। जी, आप तो अपनी माजी हालत समझते हो ना। बकरा खरीदने के लिए बहुत से पैसे लगेंगे और हम जैसे गरीबों के पास कहाँ है इतना पैसा। शमीम, थोड़ा बहुत करके हम इधर उधर से पैसा जमा कर ही लेंगे। उतने में राबिया के घर उसकी बचपन की सहेली निखत आती है। निखत को देख राबिया बहुत खुश हो जाती है। अरे निखत, तुम? अम्मी, अब्बू, अमजद, ये निखत है, मेरी बचपन की सहेली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? वालेकुम अस्सलाम बेटी, बस दुआ है तुम्हारी। अरे राबिया, तुझे पता है ना, जो मुझे रिश्ता आया था सोहेल का, मेरे अम्मी अब्बू ने सोहेल और मेरी शादी तय कर दी है। 2 दिन बाद ही मेरी और सोहेल की शादी है, इसीलिए मैं आप सबको अपनी शादी की दावत देने आई हूँ। आप सबको मेरी शादी में आना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम सब आएंगे निखत तुम्हारी शादी में। उसके बाद निखत राबिया और उसके ससुराल वालों से काफी समय तक बातचीत करती है और वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और निखत की शादी उसी गांव के सबसे अमीर लड़के सोहेल से हो जाती है। सोहेल के परिवार वाले बहुत ही अमीर हैं। 15 दिन बाद बकरा ईद पर निखत के ससुराल में एक बकरे की कुर्बानी होती है और निखत ईद पर अपनी सहेली राबिया और उसके ससुराल वालों को दावत पर बुलाती है। राबिया के ससुराल वाले गरीबी के कारण इस बार भी कुर्बानी नहीं कर पाते। निखत के ससुराल में काफी सारे अमीर लोग थे। उनके घर जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे वो सब बहुत ही अमीर घराने के लोग थे। इतने अमीर लोगों को देखकर राबिया और उसके गरीब ससुराल वाले निखत के ससुराल में अकेले एक कोने में खड़े थे। तभी निखत राबिया और उसके ससुराल वालों के पास आती है। अरे राबिया, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलिए, मैं आप सबको अम्मी अबू से मिलवाती हूँ। निखत राबिया और उसके ससुराल वालों को अपनी सास सुल्ताना और ननंद आफिया के पास ले जाती है। सुल्ताना और आफिया जब राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों के अवतार को देखते हैं, ये लोग कौन है निखत बेटी? लगता है कोई गरीब चंदा मांगने वाले आए हैं। जी, आप सब बाहर जाकर बैठिए, जैसे ही खाना तैयार होगा मैं आपको बाहर खाना भिजवा दूंगी और साथ में कुछ पैसे भी भिजवा दूंगी। ये बात सुनकर राबिया और उसके ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आफिया बहन, निखत बेटी, ऐसे किसी भी गरीब को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। जी, आप सब बाहर जाकर बैठिए। निखत बेटी, तुम जाकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लो। अम्मी, ये लोग मेरे। जाइए निखत। इतना कहते ही सुल्ताना निखत को लेकर रसोई घर में चली आती है। इधर राबिया और उसके गरीब ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। अम्मी, अब्बू, अमजद, यहाँ पर सारे अमीर लोग हैं, हम बाहर चलकर ही बैठते हैं। राबिया और उसके ससुराल वाले घर से बाहर चले आते हैं और घर के बरामदे में बैठ जाते हैं। राबिया, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी सहेली के ससुराल वाले बहुत ही अमीर लोग हैं। यहाँ पर सारे अमीर लोग ही मौजूद हैं। यहाँ हम जैसे गरीबों का क्या काम? अमजद, अगर हम या नहीं आते तो मेरी सहेली निखत को बहुत बुरा लग जाता। निखत ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं आप सबको यहाँ ले आई ताकि उसे बुरा न लगे। राबिया और उसके ससुराल वाले काफी समय तक वहाँ बैठे निखत का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी समय बाद निखत राबिया और उसके ससुराल वालों के पास आती है और उनसे माफी मांगने लगती है। माफ करना आप सब, अम्मी और आफिया बहन की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने आपको पहचाना नहीं कि आप कौन हैं। चलिए, आप सब अंदर चलिए, खाने का समय हो गया है। सब लोग खाने के लिए बैठे हैं। आइए, आप सब मेरे साथ आइए। निखत राबिया और उसके ससुराल वालों को अपने बड़े से घर में ले आती है और सबके बीच डाइनिंग टेबल पर उन्हें खाने के लिए बैठाती है। खाने के टेबल पर मटन बिरयानी, मटन पुलाव, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, काफी किस्म के पकवान रखे हुए थे। वाह निखत बेटी, तुमने तो बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। आप लोगों को जो भी लगे बिना झिझक लीजिए,
और आराम से बैठकर खाइए। राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों को देखकर वहां मौजूद सभी अमीर लोग उनकी ओर हिकरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। तभी निखत की सास सुल्ताना निखत से कहती है, निखत, ये क्या तरीका है? तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ कितने अमीर घराने के लोग बैठे हैं और तुम इन सब के बीच इन गरीब लोगों को ले आई? तुम्हें पता है ना, गरीब लोगों का खाना हमारे घर के बाहर होता है। चलिए आप लोग उठिए यहाँ से और घर के बाहर जाकर बैठिए। आप लोगों का खाना वहीं पर आएगा, जाइए। सुल्ताना की ये बात सुनकर राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शर्मिंदा होकर खड़े हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी निखत राबिया और उसके ससुराल वालों को रोकती है। अम्मी, ये लोग गरीब हैं तो क्या ये इंसान नहीं है? क्या इन्हें हमारे बीच बैठकर खाने का कोई हक नहीं है? राबिया मेरी बचपन की सहेली है और ये उसके ससुराल वाले हैं। ये जब से यहाँ आए हैं आप और आफिया बहन इनकी बेइज्जती करते जा रहे हैं। क्या हम अमीरों के बीच इन गरीबों की कोई इज्जत नहीं है? क्या गरीब लोगों का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है? घर आया मेहमान घर में बरकत ले आता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो मेहमान अमीर है या गरीब, बल्कि उसकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज होता है। ऐसे अमीर और गरीब में भेदभाव करके अमीरी और गरीबी का लकब लगाकर इंसान को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों की यही सोच है तो मुझे नहीं रहना है ऐसे घर में जहाँ इंसान को उसके कपड़ों से पहचाना जाता हो। मुझे तो शर्म आती है कि मैं आप जैसी छोटी सोच रखने वाले लोगों के घर की बहू हूँ। चलो राबिया, इनके महल से काफी बड़ा आप लोगों का दिल है। अगर आप लोगों को इस घर में खाना नहीं खिलाया जा सकता तो मुझे ऐसे घर में रहने का कोई हक नहीं है। निखत की ये बातें सुनकर वहाँ सभी लोग खाने की टेबल से उठकर खड़े हो जाते हैं और सब वहाँ से घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ये देखकर निखत की सास सुल्ताना शर्मिंदा हो जाती है और वो राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है। जिसके बाद सुल्ताना खुद राबिया और उसके गरीब ससुराल वालों को अपने बड़े से घर के अंदर ले आती है और अपने हाथों से उन्हें इज्जत के साथ खाना खिलाती है। तो देखा आपने कैसे एक लड़की ने अपनी अमीर सास को जिंदगी की अहमियत सिखाई।